बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हमने बात करनी है पाकिस्तान के हवाले से, खास तौर पर पाकिस्तान की जुडिशरी के हवाले से, और ये कि आइन वगैरह और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो सलमान अकरम राजा बार बार कहता है आइन में सबका तहफ़्फ़ुज़ है, आइन ये है वो है ये है वो है, फला फला ड्रामा ये, और सुप्रीम कोर्ट की आइन की इंटरप्रिटेशन और GHQ की आइन की इंटरप्रिटेशन। सो अब देखते हैं कि किसकी आइन की इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा ताकतवर है। सो ये वो चीजें जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। मैं आपको कुछ चीजें क्लियरिफाई करता चलूं। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो वहां पर भी एक दस्तूर था, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन था। वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? वो कॉन्स्टिट्यूशन ये था कि जब भी कोई मेजर क्राइसिस होगा तो 3 फोर्सेस स्टेट की बैठेंगी और वो मिलकर फैसला करेंगे। एक रिलीजियस यानी क्लेयर्जी अथॉरिटी, दूसरा बादशाह, उसके वजीर, तीसरी जो जिसे हम कहते हैं नोबल एलिट, और तीसरी होगी अवाम। ये मिलकर बैठेंगे और फिर कुछ ना कुछ फैसले कर देंगे और उसके बाद ये सब कुछ होगा, और वो ही फैसले जो होंगे उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। सो जब भी अवाम जाते थे अपना हक मांगने के लिए तो वहां पर जो क्लेयर्जी है और नोबलमैन जो एलिट है वो टैक्सेस लगाने नहीं देते थे अपने ऊपर, और वो अवाम के ऊपर ही टैक्सेस रखने देते थे और खुद पीछे हट जाते थे, और वो वोट कर देते थे। 3:1 का वोट हो जाता था, मतलब 2 वोट चले जाते थे क्लेयर्जी के और नोबलमैन के इस फेवर में कि हमारे ऊपर टैक्सेस नहीं लगेंगे, और 1 वोट अवाम का होता था, वो उस अवाम के ऊपर ही होता था कि अवाम के बस टैक्स लेने ही। सो ये वो मेंटालिटी थी जो चल रही थी। तो जाहिर सी बात है अवाम एक्सप्लॉइट हो रही थी, लेकिन मेंटालिटी यही चल रही थी। अब वहां का दस्तूर यही था, मतलब ये लोग कहते हैं ना कि आइन में सब कुछ सही है, आइन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो आइन सब कुछ सही चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां का आइन ये था, दस्तूर ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, लेकिन लोगों के उसके हकूक नहीं मिल रहे थे। वो आइन उन लोगों को उनके हकूक नहीं दे रहा था। सो आइन गलत था वहां पर, आइन की जड़ें गलत थी वहां पर। सो उस आइन को ठीक करना, क्योंकि लोग थे वो जलील हो रहे थे और आइन के मुताबिक जलील हो रहे थे। सो इसे हमें पता चलता है कि आइन वगैरह जो दस्तूर है उसमें भी बड़ी खामियां हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह से आप वुमेन सफरेज के ऊपर आ जाए, जो औरतों के हकूक थे, वो राइट टू वोट, उसमें आप देखिए तो औरतों को कभी वोट का हक नहीं मिला। 1920 के बाद जाकर दुनिया में औरतों को हक मिला है वोट देने का, वो भी वुमेन सफरेज मूवमेंट जिसे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म हम कहते हैं उसके थ्रू उन्हें मिला है, ठीक है। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म टोटली फोकस थी कि हमें औरतों को वो राइट टू वोट दिलाना है ताकि औरतें बराबर की शहरी बन सके एक रियासत के अंदर। लेकिन उससे पहले आइन क्या था? उससे पहले आइन इसकी इजाजत नहीं देता था, आइन मना करता था, आइन इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता था। सो आइन गलत था ना, वहां पर भी आइन के अंदर गलतियां थी। सो आइन को तरमीम करना था, लेकिन एक स्टेट फोर्सेस आकर उठकर खड़ी हो जाए और कहे कि हम आइन को तरमीम नहीं करने देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो कि बाय द वे 1856 से शुरू हुई थी, जहां पर कुछ औरतों ने मिलकर कहा कि भाई हमें राइट टू वोट दो, उनको जूते पड़े, सेनेका फॉल कन्वेंशन हुआ, उसके बाद उनको और जूते पड़े, उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया। 1856 यूनाइटेड स्टेट्स सेनेका फॉल कन्वेंशन, तो वहां पर उनको भगा दिया गया। फिर औरतों की कांग्रेस बनी, उनको बेचारियों को इकट्ठे होने नहीं दिया जाता था, उनको मारा जाता था अमेरिका के अंदर। सो उनको दोबारा से राइट टू वोट के लिए फिर कोशिश की, फिर उन्हें नहीं मिला। जो औरतों ने फिर कहा कि ये जो हमारे गुलामों की आजादी की तहरीक है उनकी हिमायत करते थे ताकि भला फिर हमें यहाँ से वुमेन सफरेज के लिए मिल जाए। गुलामों की आजादी की तहरीक हो गई, स्लेवरी खत्म हो गई, सिविल वॉर भी अमेरिका के अंदर खत्म हो गई, लेकिन फिर भी औरतों को हक नहीं मिला। फिर एक और प्रोटेस्ट हुआ, फिर प्रोटेस्ट के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ। ये वो प्रोटेस्ट है जो आइन के खिलाफ, आइन उनको इजाजत नहीं देता था कि उनको राइट टू वोट होगा, लेकिन फिर भी वो आइन के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? सो आइन तो सेक्रेट है ना, उसको तो छुआ ही नहीं जा सकता, तो वो प्रोटेस्ट आइन के खिलाफ क्यों हो रहे थे? ये राइट टू प्रोटेस्ट होता ही इसीलिए कि दस्तूर के अंदर खामियां हो तो उन्हें तब्दील किया जा सके। इस दस्तूर में भी बहुत ज्यादा खामियां हैं, और अल्टीमेटली वहां पर यही हुआ कि बाद में जाकर वहां के मर्दों ने जाकर उस आइन को तरमीम किया और औरतों को राइट टू वोट दिया, फिर औरतों की रिप्रेजेंटेशन मिली, सब कुछ हुआ। सो ये चेंजेस हुए ना हमारे दस्तूर में, एक प्रोसेस के थ्रू चेंजेस हुए। जब ये प्रोसेस आप बंद कर देते हो, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, प्रोसेस ऑफ करेक्शन जो आप बंद कर देते हो, फिर होती है सिविल वॉर। जब अब आते हैं हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर, हर बार क्लेयर्जी और नोबलमैन मिलकर ये जो हमारे गरीब लोग थे इनकी छुट्टी कर देते थे और इनको कहते थे तुम्हें ही टैक्स देना है, हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेट रिजल्ट ये हुआ कि गुर्बत बढ़ी, भूख बढ़ी। भूख बढ़ने के बाद लोगों ने बगावत की और फिर उन्होंने कोई मतलब है ना अपनी ही एक कांग्रेस बना दी, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अब ये है हमारी कांग्रेस और जो कुछ भी करेगी ये सब कुछ यही करेगी, ये सब कुछ यही करेगी और ये यहाँ पर चेंज लाएगी, इनकलाब लाएगी, और बस ये ही हमारी एक कांग्रेस है, जिसे हम टेनिस बाल कोर्ट का एक कांग्रेस सेशन कहते हैं, टेनिस कोर्ट का, क्योंकि वहां पर जो मेन हाल था जिसपे बैठी जाती थी पार्लियामेंट वाले, वो सारी की सारी बंद कर दी थी, इसीलिए वो लोग टेनिस कोर्ट में चले गए और वहां पर जाकर ओथ ले लिया उन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, बादशाह को पकड़ा, उसके बाद एक बगावत हुई, बैसल
कैसल कैसल था उसके ऊपर हमला हुआ, गैरिसन था ना मिलिट्री, उसके ऊपर हमला हुआ। उसके बाद ये हुआ कि जैकोबियंस टेरर आया और फिर एलीट को पकड़ कर मारना शुरू कर दिया। नेट रिजल्ट ये हुआ कि नेपोलियन जैसा डिक्टेटर आ गया, नेपोलियन ने पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा कर दिया। उसके बाद नेट रिजल्ट क्या हुआ, उसके बाद वेस्टर्न पावर्स ने उस फ्रेंच रेवोल्यूशन को सप्रेस करने की पूरी कोशिश की कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन इसे सप्रेस किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर से मतलब है ना रेवोल्यूशनरी फोर्सेस मजबूत हुई और फ्रांस को एक डेमोक्रेसी बनाने में कामयाब हो गई। 50 इयर्स ऑफ स्ट्रगल के बाद, एक डिक्टेटरशिप की भुगतने के बाद भी जाकर फिर से फ्रांस में अंदर एक इनकलाब आया और उन्होंने डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने में अपनी पूरी कुवत लगा दी। यही तो चीज है जो प्रोसेस ऑफ चेंज होता है, जो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन होता है। अगर आप स्टेटस को की फोर्सेस बनकर उसको चैलेंज करते हैं, उसको रोकते हैं, तो तारीख आपको रौंद कर रख देती है, आपके बच्चों को रौंद कर रख देती है, आपको पता भी नहीं चलता। ये आप चीजें देखें, क्योंकि जो बदमाशी हमारी सुप्रीम कोर्ट इस आइन की आड़ में करने की सोच रही है और हर बार टेक्निकलिटी के पीछे छुप रही है, तो ये जजेस भूल जाएं कि इनका कोई मतलब है ना एहतराम करेगा। इन जजेस की सबसे पहले ही वाट लगी, जुडिशरी पे सबसे ज्यादा गुस्सा है, आर्मी से भी ज्यादा गुस्सा लोगों को जुडिशरी या पाकिस्तान के ऊपर है। और जुडिशरी को बचाने के लिए कोई फौज भी नहीं है, ये भी देख ले। तो जुडिशरी को बचाने के लिए भी कोई फौज ही नहीं है और इन जजेस की जो वाट लगेगी वो तो बहुत बड़ी वाट लगेगी। तो ये देखें कि ये बादशाह के चमचे ना बने जजेस, इनकी बड़ी ठुकाई होने वाली है। और दूसरी चीज ये है कि इमरान खान कोई रेवोल्यूशनरी लीडर नहीं है और मैं सिंपली कहता हूं इमरान खान को कि अब उसे पॉलिटिक्स से रिजाइन कर लेना चाहिए। ये इलेक्शन लड़े और एक ठीक ठाक इनकलाबी बंदे को जो हार्डकोर रेवोल्यूशनरी हो उसको इक्तदार हवाले करे, खुद प्रेसिडेंट बन जाए, प्राइम मिनिस्टर उसे बनाए और फिर देखते हैं कि इसके मुल्क के साथ क्या करते हैं। जो हार्डकोर रेवोल्यूशनरी हो, जो जैसे कि मोहम्मद मुर्सी था इजिप्ट के अंदर अख्वानुल मुस्लिमीन का, वो अगर होगा तो बहुत कुछ होगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अब रेडिकलाइजेशन ही चेंज लाएगी। क्योंकि ये जो नॉर्मल पीसफुल डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल वेज है, इसके थ्रू पाकिस्तानी फौज ने कहा है कि चेंज हम नहीं लाने देंगे, तो फिर रेडिकलाइजेशन ही चेंज लाएगी। और रेडिकलाइजेशन में आपके बच्चों का खून जाएगा और उनके बच्चों का भी खून लिया जाएगा, मरेंगे दोनों पाकिस्तानी। लेकिन रेडिकलाइजेशन का रास्ता किसने हमवार किया? ये पाकिस्तान आर्मी ने हमवार किया, ये आपकी मिलिट्री ने हमवार किया ना। किसने रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान आर्मी की टेररिज्म ने, जो कि उन्होंने पाकिस्तानी लोगों के ऊपर किया है, उसने रेडिकलाइजेशन की है ना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये रेडिकलाइजेशन को खत्म करने के लिए अपना रोल नहीं प्ले किया। उसके बाद मीडिया ने इस रेडिकलाइजेशन को, यानी इस टेररिज्म को, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, इसको हाईलाइट नहीं किया, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। सो अवाम रेडिकलाइज हुए, अवाम को रेडिकलाइज किया मिलिट्री के टेररिज्म ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की नागलायकी ने, उसके बाद जो हमारी मीडिया है उसके सपोर्ट ने, जो कि टेररिज्म को था, इसने अवाम को रेडिकलाइज किया। अब ये जो भी इलीट है, ये जो इलीट बैठी हुई है पाकिस्तान के ऊपर, जो फ्रेंच इलीट की तरह क्लेरजी और नोबलमैन की इलीट है, इसी तरह से जुडिशरी, मीडिया और आर्मी ये इलीट है। सो ये जो इलीट है ये बहुत बुरी तरीके से पिटेगी और एक इतना खतरनाक इनकलाब आएगा रेडिकलाइजेशन के थ्रू, जो इनकी ऐसी की तैसी कर देगा। और ये याद रखेंगे, इनकी नस्लें याद रखेंगी कि इनके साथ हुआ क्या है। और बहुत जो रेडिकलाइजेशन होती है ना, वो बड़ी खतरनाक रेडिकलाइजेशन होती है। इनको पता नहीं है ये क्या करेगी, अवाम रेडिकलाइज हो रही है स्लोली एंड ग्रेजुअली, इतना बड़ा रिएक्शन आएगा। अच्छा, ये समझ रहे हैं कि हम बंदूक दिखाकर, सजाएं देकर इस रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस को कंट्रोल कर लेंगे, नहीं कर पाओगे ये रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस कंट्रोल, क्योंकि ये रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस फैलता जा रहा है और वो देख रहा है कि हम हक मांग रहे हैं और ये गोलियां मार रहे हैं, हम हक मांग रहे हैं और ये गोलियां मार रहे हैं, हम हक मांग रहे हैं और ये कोर्टों में केसेस डाल रहे हैं हमारे ऊपर। तो अब ये रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस आर्मी और ज्यादा मजबूत करती जा रही है। सो ये प्रोसेस इस फौज को ले डूबेगा, इस जुडिशरी को ले डूबेगा, इस मीडिया को ले डूबेगा। इनको हंसने दो, इनके दांत निकल रहे हैं ना, हंसने दो। और इस रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस को जो कंप्लीट नहीं होने दे रहा, वो इमरान खान नहीं होने दे रहा। इमरान खान बार बार बीच में आकर कह रहा है कि सिविल बात करो, समझदारी की बात करो, ये करो, हम ये करेंगे पीसफुल। सो इमरान खान की भी गर्दन उड़ा देगा ये रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस जो मिलिट्री ने टिक गया है। अगर इमरान खान वो बात नहीं करेगा जो अवाम चाहते हैं, तो इमरान खान की भी गर्दन अवाम उड़ा देंगे। ये याद रखो, बातें इस तक पहुंच चुकी हैं। सो ये रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस ऐसे नहीं रुकेगा और ये बड़ी नफरत वाली बात हो गई और ये बड़ी खतरनाक बात हो गई और ये बहुत ज्यादा नुकसान देगा पाकिस्तान आर्मी को। बहरहाल इनको लानते तो पड़ेंगी, इनकी करतूतों की जो है ना, तो ये इनको भुगतना पड़ेगा। अब आते दूसरा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रवांडन जेनोसाइड का। रवांडन जेनोसाइड में आपको बता देता हूँ हुआ क्या था। वहां पर दो कौमें, दोनों काले हैं, हुटू और टुट्सी। टुट्सियों ने फ्रांस के साथ मिलकर, और टुट्सी जो है ना वहां पर रवांडा के अंदर एक माइनॉरिटी है, उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर हुटूज के ऊपर कॉलोनियल टाइम में 90 से पहले हुकूमत की थी। हुटूज मेजोरिटी थे, टुट्सी हुकूमत में थे, फ्रांस के साथ मिले
हुए थे। फ्रांस के पावर और टुट्सीज की पावर ने मिलकर हुटूज के ऊपर, जो कि बड़े ताकतवर थे, उन्होंने हुकूमत की। हुटूज को बड़ा सप्रेस किया हुआ था, मारा हुआ था। अब फ्रांस चला गया, कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया, एक नई गवर्नमेंट आ गई। फिर टुट्सी गवर्नमेंट में थे। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हुटूज ने खुद को ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने टुट्सियों की गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिकली पीछे फेंक दिया। अब हुटूज की नई गवर्नमेंट आई हुई थी, इसके दरमियान इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई झगड़ा, नफरत वगैरह सब कुछ थी। हुटूज गवर्नमेंट में आ गए। हुटूज गवर्नमेंट में आ गए तो हुआ क्या कि हुटूज का जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का प्लेन जा रहा था वो सारा का सारा क्रैश कर गया और उनकी जो मौत हो गई। मतलब जो उन हुटूज ने मिलजुल कर लड़कर अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, उनका पूरा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सारा का सारा एक प्लेन में बैठा, वो सारा का सारा गिरा, वो खत्म हो गया। अब कहा यह जाता है कि टुट्सियों ने किया और टुट्सियों की मदद की थी फ्रांस ने, ताकि टुट्सियों की गवर्नमेंट दोबारा से रवांडा में वापस लाई जाए। सो ये सारा प्रोसेस ट्रिगर किया था फ्रांस ने। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब हुटियों ने देखा कि यार ये लोग हमारा प्रेसिडेंट भी नहीं मान रहे, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं मान रहे और इलेक्शन भी जीतने के बाद हमारी गवर्नमेंट आई है तो ये बिल्कुल भी कुछ नहीं करे और फिर हमारे प्रेसिडेंट को भी कत्ल करे। फिर रेडिकलाइजेशन पहले से ही हो चुकी थी सोसाइटी के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन भी थी। तो फिर जो हुटूज है उन्होंने कहा टुट्सियों को मारना शुरू करो। अब टुट्सियों को हमने नहीं छोड़ना क्योंकि ये टुट्सी हमारी गवर्नमेंट भी चलने नहीं दे रहे। फिर पता है वहां पर क्या हुआ था? जो नेबर था, अगर हुटू और टुट्सी साथ रह रहे थे तो हुटू अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर, किचन नाइफ लेकर टुट्सी के घर में गया और उसको मारना शुरू कर दिया। और जो लोग कह रहे थे कि ये टुट्सी को ना मारो, मॉडरेट थे, बीच वाले बैठे हुए थे, जैसे हमारी अदालत कहती है हम तो बीच में इस्लाह कराने बैठे, उनको भी फड़का दिया हुटूज ने। इस लेवल का जेनोसाइड हुआ और उससे हमें बताया जाता है कि अराउंड 6 लाख टू 7 लाख लोग मारे गए थे और विद इन 100 डेज मारे गए थे। सो ये हमें बताता है कि रेवोल्यूशन, रेडिकलाइजेशन कैसे होती है अगर एक स्टेटस को कॉम्प्रोमाइज ना करे पीपुल्स के साथ, अवाम के साथ। सो ये रेडिकलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, ये तो पाकिस्तानी अवाम के फौज में पड़े, बिल्कुल गले में पड़ेगा और जुडिशरी को भी ले डूबेगा। मीडिया वाले, ये हामिद मीर कह रहा है कि मैं लोगों को बचाऊंगा। तेरी औकात क्या है बे साले भड़वे, ओ भड़वे, तेरी औकात क्या है बे हरामी, तेरी औकात क्या है कि तू लोगों को बचाएगा? ये जो तुम लोगों ने, तुमने, ईमान मजारी ने, ये सारे हरामजादों ने ड्रामा लगाया हुआ है कि बलोच के हक के ऊपर तुम लोगों ने बात करना शुरू किया है क्योंकि तुम्हें पता चल रहा है कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे दोगलापन को लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया है। तुम पहले बड़ी जमहूरियत की बातें करते थे, अब लोगों को डराना शुरू कर दिया है, फौज की हिमायत करना शुरू कर दिया है। तो तुम्हारी जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है, तुम्हारी जो डोमेस्टिक क्रेडिबिलिटी है, ईमान मजारी की, तुम्हारी और तुम्हारे लिबरल टोले की, वो कम हो रही है। तो इसीलिए तुम लोगों ने बलोच लोगों का मतलब नारा लगा लिया। ये मैं अपने बलोच भाइयों को भी कह देता हूँ, ये हरामजादा तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ये वफादारी नहीं है, ये तुम्हारा नाम लेकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करता है, तुम्हारे मजलूम बच्चों की लाशों के ऊपर ये अपनी सियासत चमकाता है, अपनी सहाफत चमकाता है। ये ईमान मजारी अपनी वकालत चमकाती है, तुम्हारे मजलूम बच्चों की लाशों के ऊपर ये अपने फायदे ढूंढते हैं। ये तुम्हारे वफादार न थे, न है, न रहेंगे। ये तुम्हारी बात करके स्टेट को ब्लैकमेल करते हैं, स्टेट से समझौता लेते हैं और ये तुम्हारी बात करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेते हैं और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करते। सिर्फ तुम्हारी बात भी तभी करेंगे जब इनको स्टेट इजाजत देता है, फिर चुप हो जाएंगे। सो ये अपनी क्रेडिबिलिटी बनाते हैं तुम्हारे बच्चों की लाशों के ऊपर। ये मैं बलोचों को बता दूं, ईमान मजारी और ये जो है आपकी हामिद मीर का टोला तुम्हारे बच्चों की लाशों के ऊपर सियासत करते हैं। हालांकि मुझे बड़ा दुख है कि आपके साथ जो हो रहा है, जो ये फौज कर रही है, लेकिन आपके बच्चों की ऊपर जो सियासत करते हैं वो ये लोग करते हैं और आपके बच्चों के जनाजों के ऊपर फायदा लेते हैं तो ये लोग लेते हैं। और ये अभी जो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर के मतलब मूवमेंट चला रहे हैं कि बलोचों को छोड़ा जाए, हालांकि छोड़ा चाहिए रियासत को, और इसको अब रियासत को तो अब सब कुछ सीधा करना पड़ेगा क्योंकि जो रियासत के साथ अब होने वाला है तो उसको ये सब कुछ सीधा करना पड़ेगा, सब कुछ रोल बैक होगा इंशाल्लाह। सो ये जो है ना, ये लोग, इन मुनाफिकों से आप लोग बचे। और ये जो भड़वा कह रहा है कि सोशल मीडिया वाले संभल जाए वरना इनके माँ बाप हमारे पास बैठे होंगे हमसे मदद, तुम जैसे भड़वे से हम मदद मांगेंगे? तुम जैसे भड़वे से, तुमसे ज्यादा बेहतर है कि हम फौज के सामने सरेंडर कर दे, तुम जैसे भड़वे के सामने हाथ फैलाएंगे। सो ये जो तुम्हारे अंदर खनास भरी हुई है ना, तुम्हारे भाई के अंदर, तुम दोनों, तुम तीनों, तुम बेगरत, तुम्हारा भाई बेगरत, तुम्हारे माँ बाप बेगरत, तुम्हारी माँ रंडी, और तुम बात करते हो हरामजादे, तुम बताते हो कि हम तुम्हारे सामने हाथ फेंकेंगे, रंडी के बच्चे। सो तुम्हारे सामने हम हाथ फैलाएंगे। तुम्हारे सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि हम मेजर जनरल फैसल नसीर के सामने हाथ फैलाएं। ये कातलों के सामने हम हाथ फैलाएंगे, तुम जैसे भड़वे के सामने हम हाथ नहीं फैलाएंगे। ये याद रख लेना बेगरत, और बात करता है कि तुम्हारे सामने हाथ फैलाएंगे। बहरहाल इन भड़वों से आपको बच के रहना है, बाकी इस भड़वे का और उसके खानदान का तो इबरतनाक अंजाम करेंगे हम लोग, ये भी आप देख लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।